आज मैं सर्वोच्च न्यायालय पढ़ाऊँगी, सुप्रीम कोर्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है यह एक संघीय न्यायालय है और ये पूरे देश में एक उच्च न्यायालय मतलब सबसे ऊपरी न्यायालय है। और यह जो है एक स्वतंत्र न्यायालय भी कहा जाता है। बिना पक्षपात बिना भेदभाव के जो है न्याय देना। और यह हमारे देश की जो न्यायिक प्रणाली है वह एकल न्यायिक प्रणाली एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। यानी कि हमारे देश में एकीकृत न्यायिक प्रणाली है जो कि राज्यों में है और एक केंद्र में जो कि सुप्रीम कोर्ट है, सबसे उच्चतम न्यायिक प्रणाली है। और प्रत्येक राज्यों में एक उच्च न्यायालय है। तो उच्च न्यायालय के बारे में मैंने बताया कि हमारा जो का न्यायिक प्रणाली है वह संघीय न्यायिक प्रणाली है, जो कि वह सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। और इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमारे देश में कोलकाता में जो है एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी सबसे पहले। फिर धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई। और उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो इसके संवैधानिक प्रावधान ये हैं कि हमारे संविधान का जो भाग 5 है, भाग 5 में इसको रखा गया है सुप्रीम कोर्ट को। और वो जो है अनुच्छेद 124 से 147 तक में रखा गया है। 124 से 147 तक में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति, संगठन, संरचना, विशेषाधिकार, स्वतंत्रता, इन सब की जो है चर्चा 124 से लगाई 147 तक के अनुच्छेद में की गई है। और अनुच्छेद 124 है इसमें ये कहा गया है कि हमारे देश में एक न्यायालय होगा, हमारे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो एक संघीय न्यायालय की भूमिका निभाएगा। संघीय न्यायालय और हमारे देश की जो न्यायिक प्रणाली है वो तो एकल न्यायिक प्रणाली है, एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। इसमें किसी प्रकार के भेदभाव नहीं होता है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट की संरचना की बात करें, संरचना मतलब कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो वो हमारे देश में जो है सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल जो मतलब सबसे पहले जो हमारा संविधान था, सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट बना था तब ये व्यवस्था की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट कब बना था? सुप्रीम कोर्ट 1935 में बना था। और जो है सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट बना था तब हमारे ये संविधान में ये था कि एक जो है संविधान में ये था कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, अधिकतम 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन ये भी कहा गया था कि अगर ऐसी
व्यवस्था हो, अगर वो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना चाहें तो वो संवैधानिक प्रावधान के जरिए जो है ये संख्या बढ़ा सकते हैं। तभी वर्तमान समय में जो हमारे देश में कुल 34 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीशों की संख्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो है कुल 34 न्यायाधीश हैं मुख्य न्यायाधीश को लेकर। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी संरचना ऐसी है। और जो है कुछ संशोधन करके संवैधानिक प्रावधान करके न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई। 2021 में भी 2 न्यायाधीशों की संख्या बढ़ी, 2019 में बढ़ी थी। ऐसे जो है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती रहती है, ज़रूरत को लेकर, काम को देखकर जो है बढ़ती रहती है। और सुप्रीम कोर्ट का स्थान क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के स्थान को लेकर संविधान में कहा गया था कि दिल्ली एक ऐसा स्थान है जहां सुप्रीम कोर्ट रहेगा, लेकिन अगर न्यायाधीश चाहे तो वह राष्ट्रपति के मंजूरी लेकर किसी अन्य स्थान को या किसी और दिल्ली को छोड़कर किसी दूसरे स्थान को जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट को स्थापित कर सकती है, उसका स्थान बदल सकती है। लेकिन ये जो प्रावधान है कि ये मूल प्रावधान तो यही था कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली में रहेगा, लेकिन अगर न्यायाधीश चाहे तो वह एक या एक से अधिक स्थानों पर भी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर सकता है दिल्ली से हटाकर। लेकिन ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, बस ये इस प्रावधान दिया गया है ताकि वैसे कभी ज़रूरत पड़े तो इसका यूज किया जा सके। लेकिन ऐसा अभी तक किया नहीं गया है। हमारा सुप्रीम कोर्ट अभी भी दिल्ली में है। लेकिन अगर न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का स्थान को बदलना चाहे तो उसको पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी, तभी वो ऐसी इस जो है इस पर चर्चा कर सकता है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ कैसे होती हैं? तो न्यायाधीशों की जो नियुक्तियाँ हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनकी भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। और जो है इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन अगर जब राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तब उसमें जो है मुख्य न्यायाधीश का सलाह लेना राष्ट्रपति को नेसेसरी है, आवश्यक है। बिना मुख्य न्यायाधीश के सलाह के वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। और जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में भी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की जो है मंजूरी लेते हैं राष्ट्रपति। ये आवश्यक नहीं है, लेकिन वो ऐसा
अगर उनको ज़रूरत पड़े, महसूस हो, तो वो ऐसा कर सकते हैं। किसी भी उच्च न्यायालय या और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, उनकी मंजूरी लेते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में। ये आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं, मतलब कि मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो गया, अब और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने हो, अन्य दूसरे न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो, तो उसमें जो है राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी लेना अनिवार्य है। बिना उसकी मंजूरी के किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं वो। और हमारे न्यायालय में ये विवाद छिड़ा था पहले 1977 में कि संविधान में ये प्रक्रिया है कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके सबसे वरिष्ठतम जो न्यायाधीश हैं, उनको ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। लेकिन 1977 में 2-3 बार ऐसा हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त ना करके किसी अन्य न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ऐसा 2-3 बार से होता आया। फिर ये बात संसद में चली, विवाद हुआ, इस पर बहस हुई, चर्चा हुआ, तो फिर कॉलेजियम प्रणाली को लाया गया। न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम प्रणाली को लाया गया। कॉलेजियम प्रणाली में ये है, कॉलेजियम प्रणाली में परामर्श शब्द को लेकर विवाद हुआ। तो पहला जो न्यायाधीश वाद हुआ वह 1982 में हुआ। इस वाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो परामर्श शब्द है, यह परामर्श नहीं है, यह बस बातों का आदान प्रदान है। इस पे वास्तविक में परामर्श नहीं लिया जा रहा है, बस इसमें चर्चा किया जाएगा। फिर वह दूसरे न्यायाधीश मामले 1993 में अपने पहले वाले मामले को पलट दिया और कहा कि परामर्श शब्द जो है एक तरह का परामर्श है, एक तरह का जो है सुझाव है, इसको सुझाव की तरह लिया जाएगा। फिर तीसरा न्यायाधीश वाद हुआ 1998 में। इसलिए जो है न्यायालय ने कहा कि जो परामर्श शब्द है ये तो परामर्श लिया ही जाएगा न्यायाधीशों की नियुक्ति में, लेकिन यह सभी न्यायाधीशों की संयुक्त परामर्श लिया जाएगा। जितने भी न्यायाधीश हैं उनका जो है संयुक्त मंजूरी ली जाएगी इस प्रक्रिया में। और तभी से इस जो है न्यायिक प्रक्रिया तीसरे न्यायाधीशवाद 1998 से ही ये कॉलेजियम प्रणाली चल रहा है। और कॉलेजियम प्रणाली क्या है? तो कॉलेजियम प्रणाली में जो है 4 न्यायाधीशों का जो है 4 न्यायाधीशों की एक संगठन बनाया जाता है, 4 न्यायाधीशों का। और उनसे जो है इन 4 न्यायाधीशों से जो है किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए परामर्श लिया जाता है। अगर उसमें से 2 न्यायाधीश भी जो है उसको ना कहते हैं तो वह न्यायाधीश की जो मंजूरी है, न्यायाधीश को नियुक्त करने की जो प्रक्रिया है वह आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर 2 न्यायाधीश उसमें से मना कर देते हैं या एक भी, तो कॉलेजियम प्रणाली यही है कि 4 न्यायाधीशों का जो है सेक्शन बनाकर उनसे ये परामर्श किया जाएगा, उनसे परामर्श किया जाएगा, उनसे सुझाव लिया जाएगा कि ये न्यायाधीश ये जो है व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त करने योग्य है या नहीं। कॉलेजियम प्रणाली का नेतृत्व कौन करता है? कॉलेजियम प्रणाली का जो नेतृत्व है वह मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं। कॉलेजियम प्रणाली में जो है 4 न्यायाधीशों का गुट होता है, उनको जो है जो भी न्यायाधीश नियुक्त करने के पात्र व्यक्ति होते हैं उनके नाम दिए जाते हैं। और वो जो नाम है वह सरकार भी अपने तरफ से देते हैं कि ये व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त करने योग्य है। और फिर ये 4 न्यायाधीश मिलकर उस नामों को लेकर चर्चा करते हैं। अगर उनको किसी भी तरह के किसी भी नाम में कुछ संदिग्धता या फिर आपेक्ष हो तो वो वापस सरकार के पास भेजते हैं। जब वो सरकार के पास वापस भेजते हैं नामों को, तो सरकार को नामों को जो मंजूरी देनी पड़ती है अगर ये वापस सरकार के पास भेजते हैं। तो कॉलेजियम प्रणाली का पूरा जो नेतृत्व है वह जो मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं।
मुख्य न्यायाधीश 4 न्यायाधीशों की जो है सेक्शन बनाते हैं। कॉलेजियम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को भी लाया गया 1998 में जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को लाया गया न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। लेकिन जो है इसको जो है न्यायाधीशों ने मना कर दिया, मुख्य न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया कि ये जो है हमारे स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ये हमारे संविधान में हमें दिए गए स्वतंत्रता को जो है स्वतंत्रता को कम करेगा और संविधान का उल्लंघन करेगा। इसीलिए जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को जो है लाया तो गया, लेकिन फिर इसको हटा दिया गया। फिर कॉलेजियम प्रणाली को ही रखा गया। तब से 1998 से तीसरे न्यायाधीशवाद से ही ये कॉलेजियम प्रणाली अभी तक चल रही है। इसी प्रणाली के हिसाब से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ताकि न्यायालय के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश को जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। और कॉलेजियम प्रणाली पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति होती है। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए किसी व्यक्ति में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो वो तो पहला तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है, पहला तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसे किसी भी उच्च न्यायालय में जो है 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो 5 वर्ष तक, और वह 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। ये 3 योग्यताएं होनी चाहिए उसमें। और जो है एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए योग्यता में जो है इनकी न्यूनतम आयु के लिए कोई भी संविधान में कोई भी चर्चा नहीं है कि उन न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या आयु होनी चाहिए, न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। जैसे कि राष्ट्रपति के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए है 30 वर्ष, 35 वर्ष है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों के लिए है। उसी प्रकार रहना चाहिए, लेकिन नहीं है। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं दी गई है। उनकी योग्यता कि उनकी योग्यता में किस आयु तक की योग्यता होनी चाहिए, ये नहीं है। और शपथ, तो न्यायाधीश जब नियुक्त हो जाते हैं तो उनको शपथ दिलाया जाता है। शपथ कौन दिलाता है? शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे वह अन्य न्यायाधीश हो। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति को भी शपथ दिलाने के लिए रख सकते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति को भी शपथ दिलाने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। और शपथ में जो है, शपथ में कोई भी न्यायाधीश यह शपथ लेता है कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, मैं संविधान की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा, मैं अपनी योग्यता और ज्ञान के बल पर बिना भय, पक्षपात, अनुराग और द्वेष के बिना जो है संविधान का पालन करूँगा। और जो है तो वो अपनी शपथ में यही चीज़ें बोलते हैं। और उनका कार्यकाल को लेकर बात करें तो संविधान में जो उनके कार्यकाल के को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई है कि उनको किस एज तक, किस उम्र तक वह कार्यभार संभाल सकते हैं न्यायाधीश। लेकिन संविधान में 3 स्टेटमेंट हैं, इस पर 3 टिप्पणियाँ हैं। पहला ये है कि अगर वह 65 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, 65 वर्ष तक न्यायाधीश पद पर रह चुका हो तो अपने पद से हट सकता है। हालांकि ऐसा है नहीं कि 65 वर्ष तक में हो गया तो वो अपना पद खाली कर देगा, लेकिन ऐसा है कि अगर वो 65 वर्ष आयु तक पद संभाल लिया है तो वो अपने पद से हट सकता है। और दूसरा है, अगर वह चाहे तो राष्ट्रपति को अपना पद त्याग सकता है, और अगर वह चाहे तो
को अपना पद त्याग करके अपना पद त्याग सकता है। न्यायाधीशों को पद से हटाना, तो अगर किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाना हो तो न्यायाधीशों को तो पद से राष्ट्रपति ही हटाते हैं, लेकिन वो ऐसे ही किसी भी न्यायाधीश को पद से हटा नहीं सकते हैं जब तक कि उस पर दुर्व्यवहार और अपेक्षता का जो है उस पर कोई आरोप ना हो। उस पर कोई आरोप ना हो तब तक जो है वह पद से नहीं हटाया जा सकता। उसके लिए जो है उसके दोनों शर्तों में जो है 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है, तभी जो है किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। दुर्व्यवहार और किसी भी न्यायाधीश को दुर्व्यवहार और जो है अपनी शक्ति का गलत उपयोग के मामले पर ही हटाया जा सकता है। और जो है ऐसे नहीं हटाया जा सकता, किसी भी न्यायाधीश को ऐसे नहीं हटाया जा सकता है। और वेतन और भत्ते कौन देता है? तो जो है किसी भी न्यायाधीश को वेतन और भत्ते संसद देती है। वेतन और भत्ते जो है संसद देती है। किसी भी जो है न्यायाधीश को वेतन और भत्ते जो है संसद देती है। तो वेतन और भत्ते जो है वह संसद देती है और उनको जो है अवकाश, सेवा शर्तें, ये सब जो है वो सांसद करती है। वो संसद रहते हैं, उनको वेतन दिया जाता है और इनके जो है समय के साथ इनके वेतन को बढ़ाया भी जाता है संशोधन के जरिए। और कुछ जो है सर्वोच्च न्यायालय में कुछ कार्यकारी न्यायाधीश को भी नियुक्त किया जाता है। कार्यकारी न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है। अगर मुख्य न्यायाधीश चाहता है कि उसको कोई ऐसे मुख्य न्यायाधीश की जरूरत है जो उसकी और कार्य में सहायता करे, तो वह किसी कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है और इसके लिए उसको जो है राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए। और तदर्थ न्यायाधीश की भी नियुक्ति की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किसी उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश को लाया जाता है और उसको तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। अगर वो तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त होता है तो उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तहत वेतन भत्ते मिलते हैं और उसी की तरह उसको शक्तियाँ मिलती है। और लेकिन यह अस्थायी रूप से नहीं होता, यह अस्थायी होता है तदर्थ न्यायाधीश। और जो है न्यायालय की जो प्रक्रिया है, अगर मुख्य न्यायाधीश चाहे तो न्यायालय की प्रक्रिया और उसकी जो है संरचना है, न्यायालय की प्रक्रिया को अगर चाहे तो वो अपने तरफ से ढाल सकता है, लेकिन इसके लिए उसको राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए। राष्ट्रपति की मंजूरी के जरिए वह अगर चाहे तो न्यायालय की प्रक्रिया को अपने ढंग से जो है अपना सकता है, अपने ढंग से कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी स्वतंत्रता प्राप्त है, उसके न्यायाधीशों को काफ़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को किसी भी तरह के कोई व्यक्ति अनाप शनाप बोलता है तो उसको जो है वह उसको अपनी उद्दंडता पर किसी व्यक्ति को दंड देने का अधिकार है। उसके खिलाफ कोई जो है कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक वो अपने पद पर है। इनको जो है काफ़ी शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये अपनी सहायता के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं, अपनी रक्षा के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं और इनको जो है कार्यपालिका से मुक्त रखा गया है। तो ये काफ़ी स्वतंत्र, इनको स्वतंत्र रखा गया है। किसी भी प्रकार के इनको भेदभाव और किसी भी तरह के जो है रोक छेक नहीं रहता है, किसी भी प्रकार के भय नहीं रहता है इनको।
इसलिए इनको स्वतंत्र बनाया गया है। ये भय कि ये डर से फैसला ना लें, किसी भी प्रकार के भय और डर जो कि कोई इनको डरा दे तो ये गलत फैसला ले, ऐसा नहीं है। इसलिए इनको हर चीज़ से स्वतंत्र रखा गया कार्यपालिका, इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष न्यायपालिका की संरचना की गई है हमारे देश में, भारत में। सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। सुप्रीम कोर्ट एक अपीलीय न्यायालय है। यह किसी अपने नीचे की अदालतों, अधीनस्थ न्यायालय के जो है फैसलों पर अपील करता है, चाहे वह आपराधिक मामलों पर अपील हो, आपराधिक मामलों पर, न्यायिक मामलों पर अपील हो, कदाचार पर अपील हो, इन सब पर जो दुष्ट आचरण पर अपील हो, इन सब पर जो है यह निचली अदालतों को अपील करता है। अगर वो सही फैसला नहीं लिए हैं तो ये अपनी तरफ से फैसला लेकर जो है उन अदालतों के जो है फैसलों को फैसला सुनाता है। और एक तरह का एक सलाहकार न्यायालय भी है। सलाहकार न्यायालय कैसे है? क्योंकि अनुच्छेद 143 में यह कहा गया है कि यह राष्ट्रपति को सलाह देगा। अगर राष्ट्रपति चाहें कोई ऐसा सार्वजनिक मामला है तो वह मुख्य न्यायाधीश की सलाह ले सकते हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश का सलाह जो है इससे केवल परामर्श होता है, परामर्शी सलाह होता है। ये इसको मानने के लिए राष्ट्रपति बातें नहीं होती हैं। तो ये एक सलाहकारी न्यायालय भी है। ये राष्ट्रपति को सलाह दे रहा है, अगर वह जब चाहे तब इसे सलाह ले सकते हैं, मांग सकते हैं। किसी भी सार्वजनिक मामले पर ये स्पेशल राष्ट्रपति इसे सलाह मांग सकते हैं और इसको ये सलाह देगा। और जो न्यायालय है यह न्यायिक समीक्षा कर सकता है। न्यायिक समीक्षा का मतलब है यह चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबके जो है सबके किसी भी मामले न्यायिक आपराधिक किसी भी मामले को अगर वह चाहे तो उसकी जांच पड़ताल कर सकता है। उसको अपने तरफ से इसी को न्यायिक समीक्षा कहते हैं। न्यायिक समीक्षा का मतलब कि किसी भी मामले की जांच पड़ताल करना, अपनी तरफ से उसकी खोजबीन करना, देखना कि क्या मामला रहा, क्या नहीं, क्या हुआ, क्या नहीं, तो ये सब होता है। इसी को न्यायिक समीक्षा कहते हैं। तो हमारे उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसी शक्ति है कि वह किसी भी मामले को राज्य सरकार के किसी भी मामले को, चाहे वो केंद्र सरकार के, अगर वो चाहे तो उसका न्यायिक समीक्षा कर सकता है। उसको इतनी शक्ति प्राप्त है कि वह अब किसी मामले को अपने पास मंगवा कर उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। उसको देख सकता है कि हाँ ये सच है या झूठ है। और हमारे न्यायालय को अनुच्छेद 142 के तहत जो है शक्ति प्राप्त है कि अगर चाहे तो अगर यह अपने प्रति किसी भी प्रकार के जो है खतरे को महसूस करता है तो यह उसके भी आधार पर किसी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। यह अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति को जो है दंडित कर सकता है, ऐसी शक्ति है। तो मैंने पढ़ाया, आज सर्वोच्च न्यायालय पढ़ाया, सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया। तो हमारे देश का संविधान जो है निष्पक्ष न्यायिक है। संघीय न्यायालय है हमारे पास।